हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब लोग। तो आज की वीडियो में हम बात करते हैं अपने फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स की। पहली वीडियो में हमने डायमैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक के बारे में बात कर ली थी। अब हम बात करते हैं जो लास्ट हमारे मैग्नेटिक मटेरियल्स होते हैं, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स। तो देखो डायमैग्नेटिज्म में आपने क्या पढ़ा था कि जो उसके आयंस मॉलिक्यूल्स होते हैं उसकी कुछ नॉन जीरो मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट होती है, और अगर हम उनको क्या करते हैं मैग्नेटिक फील्ड के अंदर प्लेस करते हैं तो वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में क्या हो जाते हैं, मैग्नेटाइज हो जाते हैं। तो सेम प्रोसीजर हमारे लिए क्या है, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स का है। यानी कि ऐसे मटेरियल्स जिनके जो आयंस मॉलिक्यूल या एटम्स होते हैं उनकी कुछ ना कुछ नॉन जीरो मैग्नेटिक मोमेंट होती है, और उसकी वैल्यू क्या होती है, हाई होती है पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस के कंपैरिजन में। और अगर इस टाइप के मटेरियल्स को मैग्नेटिक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखते हैं तब इसके ये क्या होते हैं भाई, स्ट्रोंगली मैग्नेटाइज होते हैं मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में। यानी इसको हम अपोजिट वे, दूसरे वे के अंदर क्या बोल सकते हैं कि वे सब्सटेंस या वे मटेरियल जो स्ट्रोंगली अट्रैक्ट होते हैं मैग्नेटिक फील्ड से, वही क्या होते हैं हमारे पास फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस होते हैं। तो चलिए चलते हैं डेफिनेशन पे। द सब्सटेंस इन विच ईच एटम्स आयंस और मॉलिक्यूल्स has some non-zero magnetic moment of its own, but when these are placed in external magnetic field they get strongly magnetized in the direction of the magnetic field way, in the direction में है, सॉरी अपोजिट, ध्यान नहीं रहा दूसरे मैग्नेटिक से। तो ये किस डायरेक्शन में जाएंगे भाई, इन strongly magnetized in the डायरेक्शन ऑफ द फील्ड, कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में क्या हो जाएंगे, स्ट्रांगली मैग्नेटाइज हो जाएंगे। नेक्स्ट इसको सिंपल वे में हम क्या कह सकते हैं, द सब्सटेंस व्हिच आर स्ट्रांगली अट्रैक्ट बाय द मैग्नेटिक फील्ड, यानी वे सब्सटेंस जो मैग्नेटिक फील्ड को क्या करते हैं, स्ट्रांगली अट्रैक्ट करते हैं, या मैग्नेटिक फील्ड को स्ट्रांगली अट्रैक्ट करती है, उनको हम क्या बोल देते हैं, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस या फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स हम इनको बोल देते हैं भाई। इसके एग्जांपल आपके पास क्या आते हैं, जैसे आयरन है, निकल है, ठीक है, कोबाल्ट है, गैडोलिनियम है। ये हमारे पास क्या होते हैं, कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो फेरोमैग्नेटिज्म की तरह आपका बिहेव करते हैं। अब देखो जो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस होते हैं, आपने पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस की वीडियो मैंने आपके लिए अपलोड कर रखी है, आपने वो देखी होगी। तो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस ने जो जो प्रॉपर्टी शो की थी वे सारी प्रॉपर्टी क्या करते हैं, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स शो करते हैं। लेकिन पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस उन प्रॉपर्टीज को एक लो डिग्री तक शो करते हैं, लेकिन फेरोमैग्नेटिक क्या करते हैं, उन्हीं प्रॉपर्टीज को एक वेरी हाई डिग्री तक क्या करते हैं भाई, शो करके दिखाते हैं। जैसे हमने यू शेप ट्यूब के अंदर वाटर लिया था तो वाटर लेवल क्या जाता है, राइज हो जाता है जब हम उसको मैग्नेट के नॉर्थ और साउथ पोल में रखते हैं। तो फेरोमैग्नेटिक में क्या होगा, और भी ज्यादा राइज कर जाएगा, ठीक है। यानी कहने का मतलब ये है कि जहां पर आपकी मैग्नेटिक फील्ड सबसे स्ट्रॉन्ग होगी वहीं पर आपके फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस क्या करेंगे, मूव करके चले जाएंगे। तो एग्जांपल आप उसको नॉर्मली बता सकते हो भाई, फेरोमैग्नेट जो पैरामैग्नेटिज्म की जो प्रॉपर्टीज थी सभी प्रॉपर्टीज हम इसके अंदर दिखा सकते हैं, क्योंकि सेम प्रॉपर्टी हमने डायमैग्नेटिक के अंदर एक्सप्लेन की थी, वही प्रॉपर्टी हमने पैरामैग्नेटिज्म के अंदर एक्सप्लेन की थी। सिर्फ डिफरेंस कहां पर आता था कि डायमैग्नेटिज्म के अंदर वो रिपेल होते थे, पैरामैग्नेटिज्म में अट्रैक्ट होते थे, और फेरोमैग्नेटिज्म में वही जो एग्जांपल हमने दिए थे वो क्या होंगे, स्ट्रांगली अट्रैक्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो आप इनको अच्छे से कर सकते हो भाई पैरामैग्नेटिज्म की वीडियो देखकर। अब इसके अंदर देखो बात आती है कि रिलेटिव मैग्नेटिक परमेबिलिटी और मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी की, तो उसको हम किस तरह से दिखाएंगे भाई। तो उसको दिखाने के लिए देखिए चलते हैं, ये डेफिनेशन एग्जांपल्स वगैरह आपने नोट कर लिए होंगे या स्क्रीनशॉट जैसा भी आप लेके करते हो। तो इसको नेक्स्ट देखते हैं कि किस तरह से ये हमारे क्या करेंगे भाई, आगे काम करेंगे, कैसे इनकी रिलेटिव मैग्नेटिक परमेबिलिटी होगी और कैसे इनकी ससेप्टिबिलिटी हो जाएगी। अब मैंने आपको बताया कि ये क्या होते हैं भाई, स्ट्रांगली अट्रैक्ट होते हैं। तो स्ट्रांगली अट्रैक्ट होंगे तो जिनको मैग्नेटिक परमेबिलिटी होगी भाई म्यू आर, जिसको हम दिखाते हैं रिलेटिव मैग्नेटिक परमेबिलिटी, वो क्या होती है, इनकी वेरी हाई होती है, यहां से लेकर कहां तक, 10³ टू 10⁵, यानी इसके अप्रोक्सीमेटली क्या चलती है, इतनी वैल्यू इसकी आ जाती है भाई, 10³ से लेकर 10⁵ तक ये क्या करेंगे कि रिलेटिव मैग्नेटिक परमेबिलिटी आ जाएगी। अगर हम इनकी ससेप्टिबिलिटी देखते हैं तो क्या होगी, आपको रिलेशन याद होगा, मैग्नेटिक परमेबिलिटी क्या होती है, 1 प्लस में
जाई एम यानी मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। तो यहां से अगर आप मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी निकालोगे तो वैल्यू क्या हो जाएगी म्यू आर माइनस 1। अब इसकी रिलेटिव मैग्नेटिक परमेबिलिटी क्या है 10 की पावर 3 से लेकर 10 की पावर 5 के अप्रोक्सीमेट। तो यहां से अगर हम इसकी ससेप्टिबिलिटी निकालेंगे तो उसकी वैल्यू क्या होगी, बेशक से हम उसमें से 1 सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं लेकिन जो वैल्यू होगी वो फिर भी क्या होगी आपकी हाई रहेगी। तो म्यू आर एंड जाई एम आर वेरी हाई, यानी इसके अंदर जो रिलेटिव मैग्नेटिक परमेबिलिटी और जो ससेप्टिबिलिटी होती है वो क्या होती है वही ज्यादा होती है। और इसकी जो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी होती है वो क्या करती है डिक्रीज विद राइज इन टेम्परेचर, तो ये हमारे पास क्या होती है इसकी जो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी होती है भाई वो क्या करती है आपकी डिक्रीज करने लग जाती है अगर हम इनका क्या करते हैं टेम्परेचर राइज करवा देते हैं। ठीक है, अब चलिए देखते हैं कि किस तरह से इस जब टेम्परेचर को राइज करवाएंगे तो उस टेम्परेचर को हम क्या बोलेंगे। तो देखो जैसे जैसे हम इसका टेम्परेचर राइज करेंगे तो ससेप्टिबिलिटी क्या होगी डिक्रीज होती जाएगी। ससेप्टिबिलिटी आपकी डिक्रीज होगी तो इसका जो मैग्नेटिज्म है वो भी क्या होता जाएगा लो होता चला जाएगा, यानी ये कम मैग्नेटिक बिहेवियर शो करने लग जाएगा। और एक पॉइंट ऐसा आएगा कि जो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस आपके वो किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे। तो वो जो टेम्परेचर आता है उसको हम बोल देते हैं भाई क्यूरी टेम्परेचर। क्यूरी टेम्परेचर, तो क्यूरी टेम्परेचर की डेफिनेशन दोगे तो द टेम्परेचर एट विच द ferromagnetic materials changed into paramagnetic material, कि वो टेम्परेचर जिसके ऊपर कोई भी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स पैरामैग्नेटिक मटेरियल के अंदर कन्वर्ट हो जाता है उस टेम्परेचर को हम क्या बोल देते हैं क्यूरी टेम्परेचर बोल देते हैं। जैसे अगर हम आयरन की बात करते हैं तो आयरन का जो क्यूरी टेम्परेचर है वही वो कितना हो जाता है हमारे पास 1000 केल्विन होता है। यानी कि अगर हम आयरन को 1000 केल्विन के ऊपर गर्म करते हैं तो आयरन अपनी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल की प्रॉपर्टीज को लूज करके कहां पर आ जाएगा पैरामैग्नेटिज्म के अंदर आ जाएगा। ठीक है, तो पैरामैग्नेटिज्म के अंदर अट्रैक्ट होते हैं लेकिन क्या होंगे कम अट्रैक्ट होते हैं। तो ये हमारे पास होता है क्यूरी टेम्परेचर। अब चलिए हम इसकी एक्सप्लेनेशन की तरफ चलते हैं कि एक्सप्लेनेशन क्या होगी आपकी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस या फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स की। जैसे हमने एक्सप्लेनेशन डायमैग्नेटिज्म की पैरामैग्नेटिज्म की पढ़ी थी उसी तरह हमारे पास क्या होते हैं जो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस होते हैं उसकी भी अपनी क्या होती है भाई कुछ एक्सप्लेनेशन होती है। तो इसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं कि इसकी एक्सप्लेनेशन हमारी क्या होगी। एक्सप्लेनेशन, तो देखो भाई इसकी एक्सप्लेनेशन हमारे पास क्या हो जाएगी, एक हमारे पास वेस्ट थ्योरी आई थी, वेस्ट थ्योरी ने इसको क्या बताई थी भाई इसकी एक्सप्लेनेशन दी थी। अब इसके अंदर हम क्या देंगे, वेस्ट थ्योरी ने इसके अंदर और क्या क्या बताया था, एक हमारे पास डोमेन थ्योरी, डोमेन थ्योरी के साथ साथ हमने क्या बताया था भाई, एक तो हमने इसको डोमेन थ्योरी के अंदर एक्सप्लेन किया और दूसरा हमने क्या किया भाई इसको इलेक्ट्रॉन थ्योरी के साथ भी क्या करवाया एक्सप्लेन करवाया। तो आपने ध्यान रखना है कि हमारे पास एक वेस्ट थ्योरी थी जिसने इसको एक्सप्लेन किया डोमेन थ्योरी प्लस इलेक्ट्रॉन थ्योरी दोनों को मिलाकर भाई। अब देखो इसके अंदर हम क्या करते हैं कि जैसे हमने पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस को एज्यूम किया था कि पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस में क्या होते हैं कि उसके एटम्स होंगे हमारे पास। एटम क्या होते हैं, एटम्स के अंदर क्या होते हैं आपके आयंस होते हैं। वो आयंस क्या करते हैं एटम के न्यूक्लियस के अबाउट क्या करेंगे, जैसे इलेक्ट्रॉन की बात आती है तो इलेक्ट्रॉन क्या करता है रिवॉल्व करता है। तो इसी तरह हमारे पास जो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस होते हैं उसके अंदर भी जो आयन मॉलिक्यूल होते हैं उनकी क्या होगी एक परमानेंट डाइपोल मूवमेंट होती है। अब जैसे फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस के अंदर हम बात करेंगे तो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस में जो एटम होता है वो क्या करता है भाई अपने अंदर का जो एरिया होता है उसको छोटी छोटी रेंज में डिवाइड कर देता है और उन रेंज को हम क्या बोल देते हैं
डोमेन बोल देते हैं। जैसे ये कोई भी हमारे पास एक एरिया है, अगर मैं इसको स्मॉल स्मॉल पार्ट के अंदर डिवाइड कर देता हूं, तो जो ये स्मॉल पार्ट हमारे पास आते हैं, ये स्मॉल पार्ट आपकी क्या होते हैं, इन स्मॉल पार्ट को हम क्या बोल देते हैं, डोमेन बोल देते हैं भाई। तो ये हमारे पास क्या होंगे, डोमेन हो जाएगी जब हम इनको स्मॉल पार्ट के अंदर क्या करेंगे, डिवाइड इनको कर देंगे। और जो ये हमारे पास स्मॉल डोमेन होती है, इसकी जो डायमेंशंस होती है वो हमारे पास कितनी आती है भाई, 1000 एंगस्ट्रॉम के इक्वल चली जाती है, यानी इनका जो साइज होगा हमारे पास वो 1000 एंगस्ट्रॉम हो जाता है। और एक डोमेन के अंदर कितने नंबर ऑफ एटम्स होते हैं भाई, 10 की पावर 10 एटम्स होते हैं अप्रोक्सीमेटली। यानी देखो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस के अंदर जो भी हम एटम्स लेते हैं, उन वो एटम क्या करते हैं, अपना जो एरिया होता है, ठीक है, उसको क्या करते हैं, स्मॉल डोमेन के अंदर क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं। और एक डोमेन की रेंज कितनी होती है, 1000 एंगस्ट्रॉम होती है। और एक डोमेन के अंदर कितने नंबर ऑफ एटम्स होते हैं भाई, 10 की पावर 10 एटम्स इसके अंदर चले जाते हैं। अब देखो कि जो ये डोमेन होती है उसके अंदर क्या होता है, एक्सचेंज कपलिंग चलती है इन एटम्स की आपस में, एक्सचेंज कपलिंग। एक्सचेंज कपलिंग चलती है इन एटम्स की एक डोमेन से दूसरी डोमेन के अंदर हुई। लेकिन देखो आपको पता है कि जो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स होते हैं, उनके जो एटम्स होते हैं, उनके अंदर एक डाइपोल मूवमेंट होती है, एक परमानेंट पर्टिकुलर डायरेक्शन में अंदर। लेकिन फिर भी ये रेस्ट के अंदर क्या होते हैं भाई, ये किसी पर्टिकुलर साइड में मूव नहीं करते। लेकिन जब हम इनको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखते हैं तो ये क्या होते हैं, स्ट्रांगली मैग्नेटाइज हो जाते हैं, ठीक है। लेकिन अगर मैं इनको क्या करता हूं, मैग्नेटाइजिंग फील्ड में नहीं रखते हैं, तब ये मैग्नेटिज्म शो नहीं करते हैं। लेकिन जबकि इनके एटम्स के अंदर क्या होती है, एक परमानेंट मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट होती है। तो मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट होने के बाद भी ये अपने मैग्नेटिज्म की प्रॉपर्टी को शो नहीं करते। क्यों नहीं करते, क्योंकि इनकी जो डोमेन्स होती हैं, उनके अंदर जो एटम्स होते हैं वो क्या होते हैं भाई, रैंडमली ओरिएंटेड होते हैं, उनकी कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन आपकी नहीं होती। यानी रेस्ट में उनके अंदर मैग्नेटिज्म तो है, मैग्नेटिक फील्ड भी है, यानी सॉरी मैग्नेटिज्म नहीं है रेस्ट में, उनकी डाइपोल मूवमेंट है उनके पास। लेकिन वो डाइपोल मूवमेंट क्या एक रैंडमली मोशन के अंदर जाती है। रैंडमली मोशन से क्या मतलब होता है, जैसे मैं ये मान लेता हूं कि अगर इसको मैं ऐसे दिखा देता हूं भाई, हमने डोमेन बताई, अगर मैं एक एटम मान लेता हूं, जैसे ये मैंने एटम मान लिया भाई, इसने क्या किया, अपने एरिया को डोमेन में कन्वर्ट कर दिया इस तरह से, ठीक है। तो इस तरह से मैं इसको दिखा सकता हूं ऐसे, तो मैंने इसकी क्या बना दी, डोमेन बना दी। अब इसके अंदर देखो मैं पहले क्या करता हूं, इसके जो एटम्स होते हैं वो रैंडमली ओरिएंटेड होते हैं भाई, इस तरह से रैंडमली ओरिएंटेड होंगे। तो इनके अंदर डाइपोल मूवमेंट तो है, लेकिन रैंडमली होने की वजह से इनको एक पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं मिल पा रही। और जब तक इनको पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं मिल पाएगी, ये मैग्नेटिज्म को शो नहीं करेंगे, ठीक है। तो जब हम इनको क्या करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखते हैं भाई, यानी कि अगर इनकी मैग्नेटिज्म, अगर इनकी डोमेन को मैं दूसरे वे के अंदर दिखाना चाहूं कि किस किस टाइप से इनकी डोमेन शो करेगी, तो इनकी डोमेन को हम ऐसे दिखा सकते हैं कि ये होगी भाई हमारे पास इस तरह से। इस तरह से हम क्या करेंगे, इनकी डोमेन को शो कर सकते हैं भाई कि किस तरह से इनकी एक पर्टिकुलर डोमेन हमारे पास जाएगी। तो एक पर्टिकुलर डोमेन के अंदर हम इनको क्या कर सकते हैं, दिखा सकते हैं। और इनकी डायरेक्शन में ऐसे दिखा सकता हूं भाई, ये इस तरफ, ये ऐसे, ये इस तरफ से, और ये इस तरह से। तो देखो सभी की जो डायरेक्शन है वो क्या है, पर्टिकुलर डायरेक्शन की तरफ नहीं है, कोई राइट में मूव कर रहा है, कोई डाउनवर्ड में, कोई लेफ्ट में, और कोई अपवर्ड में। तो क्या होगी, इनकी एक रैंडमली मोशन हो जाती है। तो उस रैंडमली मोशन की वजह से ये एक पर्टिकुलर डायरेक्शन को शो नहीं कर पाते, तो इनकी जो टोटल मैग्नेटिज्म वो शो नहीं हो पाती जब ये रेस्ट में होते हैं। लेकिन जब हम इनको क्या करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखते हैं, तो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जाते ही जो भी डोमेन हमारी क्या होती है, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जाएगी, वो क्या हो जाती है, स्ट्रांगली मैग्नेटाइज हो जाती है। और दूसरी क्या हो जाती है भाई, स्ट्रांगली मैग्नेटाइज नहीं होती। तो स्ट्रांगली मैग्नेटाइज होने की वजह से क्या हो जाएगा, उसका जो मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या हो जाएगा, स्ट्रांग हो जाएगा।
तो स्ट्रॉन्ग होने की वजह से उसका जो एरिया होता है वो क्या कर जाता है भाई आपका इंक्रीज कर जाता है। तो इस तरह से हम उसको दिखा सकते हैं ऐसे। जब मैंने इसको क्या किया एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर प्लेस किया तो जो अपर डायरेक्शन में हमारे पास जो डोमेन आई है उसकी जो मैग्नेटिक फील्ड वो क्या होगी भाई स्ट्रांगली मैग्नेटाइज हो जाती है ऐसे। तो स्ट्रांगली मैग्नेटाइज होगी और जो बाकी की जो आपके पास डोमेन आती है उसके अंदर जो वैल्यू रहेगी वो क्या रहेगी कम रहेगी क्योंकि वो इतनी स्ट्रांगली अट्रैक्ट आपकी नहीं हुई है। तो ये क्या जाएगी इस तरह से चली जाएगी। तो ये डोमेन आपकी क्या होगी स्ट्रांगली मैग्नेटाइज हो जाती है भाई। तो इस तरह से हम इसको दिखाएंगे। लेकिन अगर मैं इस कंप्लीट को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रख देता हूं तो उसके ऊपर क्या इफेक्ट होगा। जब मैं इस कंप्लीट को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखूंगा तो इसकी जो सभी डोमेन्स हैं उनको क्या मिल जाएगी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन मिल जाएगी मूव करने के लिए। तो वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में आपकी क्या करेंगी मूव करना स्टार्ट कर देंगे भाई। तो सभी की जो डायरेक्शन होगी वो क्या हो जाएगी इस तरह से चली जाएगी आपके पास ये ऐसे हो जाएगी भाई। तो स्ट्रांगली मैग्नेटाइज हो जाएंगे ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो इसके अंदर अब इनको क्या मिल गई एक पर्टिकुलर डायरेक्शन आपकी मिल जाती है। अगर देखो स्टार्टिंग में जब हमने मैग्नेटिक फील्ड के अंदर नहीं रखा था तो रैंडमली ओरिएंटेड थी। जब हमने एक पार्ट को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा तो जो पार्ट हमने मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा वो क्या होगा स्ट्रांगली मैग्नेटाइज लेकिन बाकी के क्या रहे एज इट इज। और जब हमने कंप्लीट को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा तो सभी को क्या मिल गया पर्टिकुलर डायरेक्शन मिल जाती है मूव करने के लिए। एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में क्या हो जाते हैं ये ओरिएंटेड हो जाते हैं वही। तो इसमें हमारे पास क्या दिखा है स्ट्रांगली मैग्नेटाइज किसको पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स को। अब देखो कुछ हमारे पास क्या होते हैं भाई क्यूरी टेम्परेचर में आपको बता चुका हूं कि क्यूरी टेम्परेचर हमारा क्या होता है। तो देखो जो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल होते हैं वो दो टाइप के होते हैं एक हार्ड फेरोमैग्नेटिक एक सॉफ्ट फेरोमैग्नेटिक। सॉफ्ट फेरोमैग्नेटिक और एक आता है हमारे पास हार्ड फेरोमैग्नेटिक। चलो इनको मैं रब कर देता हूं ये आपको समझ में आ चुका हुआ डोमेन से कि किस तरह से डोमेन के अंदर आपके मूव करेंगे कैसे कैसे इनको पर्टिकुलर डायरेक्शन मिलेगी। तो देखो सॉफ्ट फेरोमैग्नेटिक और हार्ड फेरोमैग्नेटिक आपके किस तरह से आएंगे। तो सॉफ्ट फेरोमैग्नेटिक और हार्ड फेरोमैग्नेटिक में क्या डिफरेंस होता है तो यहां पर मैं लिख देता हूं सॉफ्ट फेरोमैग्नेटिक। तो देखो सॉफ्ट फेरोमैग्नेटिक वे मटेरियल्स होते हैं भाई जिन मटेरियल को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रख देते हैं यानी स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जिनको हम प्लेस करेंगे लेकिन आफ्टर द रिमूवल फ्रॉम द मैग्नेटिक फील्ड दे गेट डीमैग्नेटाइज। कि अगर हम क्या करते हैं उनको मैग्नेटिक फील्ड के अंदर से रिमूव कर देते हैं तो क्या हो जाते हैं जल्दी से डीमैग्नेटाइज हो जाते हैं भाई। तो उनको बोलते हैं सॉफ्ट फेरोमैग्नेटिक। तो सॉफ्ट फेरोमैग्नेटिक क्या होते हैं द मटेरियल्स which lose the magnetism when या फिर हम लिख सकते हैं lose the magnetism after removal from magnetizing field भाई मैग्नेटाइजिंग फील्ड। तो यहां से हम लिख सकते हैं कि जो मटेरियल आपके मैग्नेटाइजिंग फील्ड में से रिमूव करते ही अपनी जो मैग्नेटिज्म होती है उसको क्या कर देते हैं लूज कर देते हैं तो उसको हम बोल देते हैं भाई सॉफ्ट फेरोमैग्नेटिक। और इसके एग्जांपल में आपका क्या जाता है सॉफ्ट आयरन आता है भाई सॉफ्ट आयरन। अगर सॉफ्ट आयरन होता है तो सॉफ्ट आयरन को हमने मैग्नेटाइजिंग फील्ड के अंदर रखेंगे तो जल्दी से मैग्नेटाइज हो जाएगा। लेकिन जैसे हम उसको मैग्नेटाइजिंग फील्ड से बाहर निकालेंगे वो क्या हो जाएगा डीमैग्नेटाइज हो जाएगा आपका। एक आते हैं हमारे पास हार्ड फेरोमैग्नेटिक। तो हार्ड फेरोमैग्नेटिक हमारे पास क्या होंगे भाई हार्ड फेरोमैग्नेटिक हो जाते हैं जिन सब्सटेंस को हम क्या करते हैं मैग्नेटाइजिंग फील्ड में से रिमूव कर लेते हैं लेकिन फिर भी कुछ टाइम तक उनके अंदर क्या रहता है मैग्नेटिज्म एग्जिस्ट करता है। तो इनके अंदर लिखेंगे द मटेरियल which shows the magnetism
after removal from the मैग्नेटाइजिंग फील्ड, कि उसको हम अगर मैग्नेटाइजिंग फील्ड में से रिमूव कर देंगे तब भी वो क्या करते हैं भाई, मैग्नेटिज्म शो करते हैं आपके, तो वो आपके क्या हो जाते हैं भाई, हार्ड फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस हो जाते हैं। तो ये हमारे पास क्या आते हैं भाई, हार्ड फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस होते हैं भाई। तो इस तरह से आ जाएंगे। जैसे हमारे पास एक एल्किनो आता है, अगर हम एग्जांपल देंगे तो एल्किनो हमारे पास क्या होता है, एक सब्सटेंस होता है जो क्या होता है भाई, किस किस से मिलकर बना होता है हमारा, आयरन एल्यूमिनियम, ये मिलकर बना होता है, आयरन एल्यूमिनियम कोबाल्ट कॉपर, यहां से आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है भाई, आयरन एल्यूमिनियम कोबाल्ट कॉपर, और एक क्या होता है भाई आपका, निकल होता है। तो एल्किनो क्या होता है, इनसे मिलकर बना होता है। अगर हम एल्किनो को मैग्नेटाइजिंग फील्ड के अंदर रख देंगे तो मैग्नेटिज्म की प्रॉपर्टी शो करेगा, लेकिन अगर हम इसको मैग्नेटाइजिंग फील्ड से बाहर निकाल लेंगे तब ये क्या करेगा, कुछ टाइम तक मैग्नेटाइजिंग प्रॉपर्टी को शो करेगा। तो ये हमारे क्या होते हैं भाई, हार्ड फेरोमैग्नेटिक और सॉफ्ट फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस हमारे हो जाते हैं। अब इसके अंदर हमारे पास क्या था भाई, इनके लिए भी सभी जितने भी हमारे पास फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स होते हैं सभी के लिए क्या होता है, क्यूरी टेम्परेचर होता है। लेकिन जैसे आयरन के लिए क्यूरी टेम्परेचर हमने दिखाया था 1000 केल्विन, तो जितने भी हमारे फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स होते हैं सभी के लिए क्यूरी टेम्परेचर की अलग अलग वैल्यू होती है। तो ये हमारे पास क्या था भाई, सारा सब कुछ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स के बारे में था। तो इसको आप अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकते हो विद एग्जांपल्स, और कौन कौन सी चीज इसके अंदर हम दिखा सकते हैं भाई, कौन से टेम्परेचर के ऊपर ये काम करेंगे। तो जो क्यूरी टेम्परेचर होता है उसको हम क्या बोल देते हैं, ट्रांसिएंट टेम्परेचर भी बोल देते हैं। ट्रांसिएंट टेम्परेचर या क्यूरी टेम्परेचर दोनों का मतलब क्या होता है, सेम ही मीनिंग होता है दोनों का। ट्रांसिएंट टेम्परेचर भी वही टेम्परेचर होता है जहां पर कोई फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स आपका पैरामैग्नेटिक की तरह बिहेव करने लग जाता है। तो ये ट्रांसिएंट टेम्परेचर और क्यूरी टेम्परेचर दोनों क्या होते हैं, सेम होते हैं भाई। तो आपने इनमें कंफ्यूज नहीं होना है। तो ये जो सब कुछ आज जो एक्सप्लेनेशन थी वो सारी हमारी क्या थी, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स के बारे में था। तो इसको आप अच्छे से अंडरस्टैंड करें और इसको आप अच्छे से याद रख सकते हैं विद इजी एक्सप्लेनेशन। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही भाई, थैंक यू।